हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज दुनिया पर। और हम आज से इकोनॉमिक्स के क्लास 9 के सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के। इसमें दो लोगों को बेनिफिट होगा। एक तो उस सेक्शन को बेनिफिट होगा जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस, एसएससी या बीपीएससी जैसे या स्टेट पीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की डिमांड होती है। एक उनको फायदा होगा जो कि स्पोर्ट्स लेवल पर स्टूडेंट है क्लास 9 के वो। तो ये दो लोगों को फायदा होगा, दो सेक्शन को फायदा होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा इकोनॉमिक्स का होगा। क्लास 9 से हम शुरू करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से चैप्टर को करते हुए इसके बाद क्लास 10 को हम लोग करेंगे। तो जो हमारा क्लास 9 में आपको टोटल जो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 4 आपको चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम लोग यहीं से शुरू करने जा रहे हैं और मैं निरंजन कुमार आप सभी के सामने, ये मेरा इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं सीधे आपको कंटेंट पर। उससे पहले ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है। ठीक है, आप इस पर जाकर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं अगर कोई आपका सवाल रह रहा है या फिर कोई और चीज एक्स्ट्रा आप चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर आए। तो इसके साथ ही हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम का है वो है @रियल नॉलेज दुनिया। ठीक है, रियल नॉलेज दुनिया, आप यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पालमपुर विलेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन के लिए कौन से होते हैं। इसके बाद पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, वहां पर लैंड का क्या स्थिति है, क्या लैंड को इंक्रीज किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्या क्रॉप्स उससे प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद सबटेंशन ऑफ लैंड देखेंगे। इसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पालमपुर में। इसके बाद देखेंगे कि हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल क्या क्या जरूरत होती है फार्मिंग के लिए। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि आपको नॉन फार्म एक्टिविटी जो कि विलेज पालमपुर में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर्स का और समझते हैं कि चैप्टर है किस चीज का, आखिर ये पालमपुर विलेज का स्टोरी हमको क्यों क्लास 9 में पढ़ना होता है। देखिए, पालमपुर विलेज जो है पहला नंबर की एक हाइपोथेटिकल विलेज है। दिस इज नॉट ए ओरिजिनल विलेज, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे तो पालमपुर नाम का गांव है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यूपी में है आपको। बट मैं ये जो पालमपुर की बात हो रही है, ये पालमपुर आपके यूपी वाला गांव की बात नहीं हो रही है। ये पालमपुर एक इमेजिनरी पालमपुर की बात हो रही है। ठीक है, एक वैसे गांव जो कि इमेजिनरी है, सोचा समझा गया है, काल्पनिक है। ठीक है, और ये गांव की खासियत है कि ये गांव वेल डेवलप्ड है, अच्छा डेवलप है। वेल डेवलप का मतलब अच्छी तरह से विकसित है। और उसको देखकर हम लोग और जो इंडिया के और गांव है उसकी तुलना हम लोग इस गांव से करेंगे। करने का मतलब यह है कि ये गांव वेल डेवलप्ड होते हुए इस गांव की जो भी चीजें होती होंगी उससे सिमिलर इंडिया के और भी गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होगी। उस चीज को देखने के लिए हमने एक गांव का क्या किया है, रुख लिया। क्योंकि क्लास 9 से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। क्लास 9 से पहले इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाता। 9 10 11 12 यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स शुरू होती है। तो इकोनॉमिक्स शुरू होती है तो हम लोग ये बेसिक चीजें पढ़ते हैं। एक स्टोरी से शुरू है, देखते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी का मेन एम है, ठीक है, वो है कि कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में फिट करना। इस स्टोरी का यही पर्पस है कि आपको इंट्रोड्यूस करना जो कि बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्शन का उसको। ठीक है, और शुरू करते हैं तो पालमपुर विलेज के बारे में। तो पालमपुर विलेज एक ऐसा विलेज है जहां पर मेन जो एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। मेन एक्टिविटी है आपको फार्मिंग। ठीक है, तो पालमपुर विलेज का मेन एक्टिविटी आपको मिल जाएगा फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर फार्मिंग, जहां पर कि इसके अलावा फार्मिंग ही ऐसा नहीं कि वहां पर होता है, इसके अलावा और सब भी अदर एक्टिविटी होती है। जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, या छोटा सा शॉपकीपर होता है जो शॉप अपना खोल के रखा होता है। तो ये स्मॉल स्केल अदर एक्टिविटी भी होती है। तो मेन जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है फार्मिंग। इसके अलावा ये जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मतलब जहां पर कि प्रोडक्शन आपको करना है तो वहां पर कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है,
या फिर मैनमेड आइटम की जरूरत होगी, या ह्यूमन इफोर्ट यानी कि लोगों को लेबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इफोर्ट, मतलब लोगों का वो एक लेबर जो क्या करता है वो ह्यूमन इफोर्ट है, ठीक है, या फिर मनी, ठीक है, चाहे वो इसकी ह्यूमन इफोर्ट में स्किल भी आ जाएगा चाहे लेबर आ जाएगा, दोनों चीज, ठीक है, या फिर मनी की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें जरूरत होती है कुछ रिसोर्सेज की आपको किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए, और अलग अलग रिसोर्सेज क्या करते हैं, कंबाइन होके आपको क्या बनाते हैं, डिजायर्स गुड एंड सर्विस। गुड्स का मतलब होता है थिंग्स, मतलब कोई वस्तु मिलता है, और सर्विस का मतलब होता है कि जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ये एक सर्विस दे रहा है, ठीक है, बैंक मैनेजर आपको, कैशियर जो है पैसा गिन कर आपको पैसा दे रहा है तो वो एक सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सर्विस देता है, तो ये सब सर्विसेज होगा। तो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होता है वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन करके उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी करने पर। तो ये कहानी का जो मेन आपको पर्पस है कि आपको जो भी वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको अवगत कराना। तो अब इस गांव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस गांव का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर कि पालमपुर जो है वेल डेवलप वेल कनेक्टेड अपने नेबरिंग विलेज से एक ऐसा गांव है, यानी कि वेल कनेक्टेड, अच्छे रोड्स हैं, रोड जो है वो वेल कनेक्टेड है, मतलब सड़क है, कच्ची रोड नहीं है पहले के जैसा गांव में। तो पहला नंबर आप दो चीजें समझिएगा कि ये अगर पालमपुर विलेज है, मान लीजिए कि दिस इज पालमपुर विलेज, तो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, 3 किलोमीटर के, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको यहाँ से दिक्कत हो रही होगी तो वो और अच्छे से, हाँ ये और नहीं, समझिए यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पालमपुर अगर विलेज है तो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है आपको रायगंज, ठीक है, रायगंज, और ये वेल कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर आपको पड़ेगा एक टाउन जिसका नाम है शाहपुर। क्या नाम है? शाहपुर, ये टाउन है। तो सिंपल सा बात है कि जिस तरह हर गांव के आसपास में एक बड़ा गांव होता है या फिर उससे कुछ दूरी पर एक क्या होता है, मार्केट होता है, जस्ट लाइक उसी तरह रायगंज जो है एक बड़ा गांव है और यहाँ पर शाहपुर जो है एक मार्केट है। यहाँ से लोग क्या करते हैं कि अपने चीजों को रायगंज में बेचते हैं और रायगंज के जो ट्रेडर्स है वो शाहपुर में उस चीजों को बेचते हैं जो यहाँ से कई जगह की सप्लाई हो जाएगी। हालांकि ये जो है रायगंज और फर्दर कनेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट टाउन शाहपुर, मैंने आपको ये चीजें बता दी। आपको इनके रोड पर जो भी रोड है, ठीक है, उस पर आपको छोटा मोटा गाड़ियां ट्रांसपोर्ट जो है विजिबल मिलेंगे। अब इस गांव की खासियत देखिए, इस गांव में टोटल 450 फैमिली है, 450 टोटल फैमिली है जो कि अलग अलग कास्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो 80 फैमिली है वो अपर कास्ट के लोग हैं। अपर कास्ट का मतलब कि वो लोग जिनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, जो धनी मनी है, अपर कास्ट के हैं। इस तरह अपर कास्ट आप समझते होंगे कि हमारे कास्ट सिस्टम में किस तरह कास्ट सब चीज डिवाइड है। तो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं ये सब बड़े बड़े महलों में रहते थे, घर में रहते थे, जिनके घर ईंट से बने होते थे, सीमेंट से बने होते थे, प्लास्टर होते थे, ठीक है। लेकिन इसी गांव में लगभग 1/3 यानी कि 150 फैमिली, टोटल फैमिली मैंने आपको बताया 450, जिसमें 80 जो है अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अपर कास्ट, और इसमें 1/3 यानी कि 150 फैमिली जो है वो एससी है। क्या है? एससी है, यानी कि दलित है। और ये जो दलित है, ठीक है, वो क्या करते थे कि गांव के किसी एक कॉर्नर में रहते थे और इनका जो घर होता था वो स्मॉल हाउसेज होते थे, और इसके साथ ही वो किससे बने होते थे, मड्स या फिर स्ट्रा से, यानी कि मिट्टी या फिर आपको पुआल से बने होते थे, ठीक है। अब ये बात थोड़ा सा समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक चीज बताई कि गांव के किसी एक कॉर्नर में एससी लोग रहते थे, वो आप आज भी देख सकते हैं, गांव के शहर के किसी कॉर्नर में एससी लोग, दलित लोग रहते हैं। आप भी देखिएगा कि गांव के बाहर या शहर के बाहर झुग्गी बस्तियां होती हैं, उसमें दलित आपको मिल जाएंगे। ये हम थोड़ा सा चीजें पास्ट में अगर हिस्ट्री में ले जाकर देखें तो ये आती है अनटचेबिलिटी से। हिस्ट्री में क्या होता था, हमने पास्ट में क्या होता था कि अनटचेबिलिटी, हमारे आजादी से पहले अनटचेबिलिटी बहुत जोर शोर से थी, यानी कि अपर कास्ट के लोग अगर लोअर कास्ट के व्यक्ति उनके पास आ जाता था, उनके कुआं को टच कर देता था, उनके घर के किसी भी बर्तन को टच कर देता था, या भी कोई भी गली से गुजर जाता था, तो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, शुद्धि करवाते थे, इसके बाद वो पानी पीते थे।
यहाँ से अनटचेबल्स लोगों को क्या करने जाने लगा, उसको अलग मतलब उनको इस तरह भेदभाव था, इतना डिफ्रेंशिएट उसको उन लोगों को किया जाता था कि वो लोग अलग रहने लगे। अलग अलग इन द सेंस वो गांव के बाहर रहते थे और उधर ही रहते थे, वो गांव में भी नहीं उनको आने की अनुमति थी, ना ही टेम्पल्स में, ना ही कोई बड़ा फंक्शंस में, किसी में भी नहीं। तो अब सिंपल से यहाँ पर बात यह है कि वहीं से अनटचेबिलिटी आज तक भी चली आ रही है। हालांकि अनटचेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में जो रहने वाली परंपरा है वो आज तक है। एक और कारण है झुग्गी बस्तियों की, क्योंकि गरीबी, पुअर, जो कि हमारे गवर्नमेंट अगर 70 सालों में पुअरनेस को खत्म नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय में पुअर पीपल्स को कम किया जा सकता है। ठीक है, इनके लिए एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए कि हर चीजें वहां तक पहुंचे। हालांकि हम उस चीजों पर नहीं आएंगे, हम फिर से चलते हैं पालमपुर पे। ठीक है, अब समझिए गांव में क्या होती थी। गांव में क्या है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इस गांव में अधिकतम गांव घरों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे। यहाँ पर ट्यूबवेल्स पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा बैठाई गई थी, बाद में लोग अपने भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स अपना बैठा दिए कुछ स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, खेतों में इरिगेशन के लिए या स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए। पालमपुर में दो आपको स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स मिलेंगे और एक आपको हाई स्कूल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी मिलेगा और एक गवर्नमेंट प्राइम हेल्थ केयर सेंटर मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मिलेगा जहां पर के लोगों को इलाज किया जाता है। तो ये गांव की एक पूरा स्ट्रक्चर है। आप गांव की इस पूरा स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, गांव जो है वेल डेवलप है। वेल डेवलप का मतलब अच्छी तरह से डेवलप है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। अब हमारा जो है वो है अगला जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमने अभी पढ़ा कि गांव कैसा था। गांव में देखा कि गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है रायगंज, वहां से कुछ दूरी पर है आपको टाउन है शाहपुर। अब इस पालमपुर विलेज के लोग क्या करते थे, कुछ सामान को रायगंज में बेचते थे या फिर शाहपुर में भी बेचते थे। वेल कनेक्टेड रोड से ये जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये रायगंज में बेचते थे तो रायगंज के लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े ट्रेडर्स को शाहपुर में बेच देते थे। कोई भी चीज को सरप्लस सेल उनको हम बोल सकते हैं। वेल कनेक्टेड था, वेल यहाँ पर डेवलप था, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर थे, प्राइवेट डिस्पेंसरी थी, स्कूल से, ठीक है, हाई स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे 2 यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। टोटल 450 फैमिली थे इस पालमपुर विलेज में, जिसमें 80 अपर कास्ट, 150 जो फैमिली थी वो आपको दलित थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए कोई ना कोई चीज़ों की जरूरत होती है। तो 4 ऐसा चीज़ें हैं कि जो कि हर प्रकार के प्रोडक्शन, जो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी उसमें जरूरत होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का वो होता है कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो कि हम लोग चाहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन का जो मेन एम होता है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना होता है। यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट है जो कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन पर। देखिए, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल, चौथा है ह्यूमन कैपिटल। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्शन हमको करना है, मान लीजिए कि आपका स्मार्टफोन है, आपका स्मार्टफोन है या फिर जिस लैपटॉप आप पढ़ रहे हैं तो वो तो किसी फैक्ट्री में बना होगा, और फैक्ट्री तो हवा में तो होगी नहीं कि हवा में चल रही है और वहां पर बन रहा है चीजें, ऐसा तो नहीं। उसको ऑपरेट करने के लिए लैंड की जरूरत होती है, और विदाउट लैंड कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या कोई भी फैक्ट्री काम नहीं कर सकती है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती है विदाउट लैंड। यहां तक कि आपको एग्रीकल्चर के लिए भी कोई प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट फैक्टर की बात करें प्रोडक्शन की तो वो आपका है लैंड। ठीक है, लैंड रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जो फैक्टर है लैंड के साथ वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, ट्रीज, मिनरल्स, ये सब भी लैंड के साथ ही आ जाते हैं। तो पहला जो फैक्टर है आपको प्रोडक्शन के लिए वो है लैंड। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, चाहे वो फसल ही उगाना हो या फिर आपको फैक्ट्री ही बैठाना हो, तो हर प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आपको लैंड की जरूरत होगी। अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं पहला फैक्टर, तो उसके साथ हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड जो फैक्टर है वो है लेबर। अब देखिए, अब फैक्ट्री बैठा दिया या फिर एग्रीकल्चर के लिए लैंड आपको मिल गया, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक सब्सिडी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए,
लेबर चाहिए। कितना भी मशीन रखिएगा तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको लेबर चाहिए। तो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लेबर चाहिए, या फिर अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बीज बोने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, इरिगेट करने के लिए लैंड को, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, लेबर की जरूरत होगी। तो ये जो लोग करते हैं उनको बोला जाता है लेबर। तो सेकेंड आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए फैक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेबर। क्लियर होगा। चलिए थर्ड जो है वो है फिजिकल कैपिटल। देखिए फिजिकल कैपिटल किसे बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल यानी कि वैसा चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, वैसे प्रकार के कैपिटल्स को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अब सिंपल है समझिए, फिजिकल कैपिटल ये भी हम बोल सकते हैं कि जो भी टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, वर्क के लिए किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी खेत में, फील्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो लोगों को टूल्स की जरूरत होगी और वो टूल्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। तो जैसे फार्मर के लिए ट्रैक्टर हो गया, वाटर पंप हो गया, ठीक है, या फिर एक्स हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, कुदारी, फरसा, ये सब सारी चीजें टूल्स हैं, आपको ये सब जरूरत पड़ते हैं। और कुछ अगर फैक्ट्री की बात करें तो कुछ स्पेशलाइज मशीन्स हो गए, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो गए, ठीक है, तो वो सब जरूरत पड़ती है, या छोटे छोटे टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें फिजिकल कैपिटल में। अब फिजिकल कैपिटल को भी दो प्रकार में बांटा गया है। फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन से? एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स कैपिटल वो चीज हो सकता है जो कि एक बार बाय किया जाए और वो क्या चले, लंबे समय तक चल पाए। उसको जैसे मशीन्स और ट्रैक्टर, जैसे ये सब हम लोग चीजें को बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो ये लंबे समय तक चल सकता है। एक बार ट्रैक्टर खरीदें तो 5 से 10 साल हम लोग एकदम आराम से चला सकते हैं। तो इस कैपिटल को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट, फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट, पहला फिक्स, दूसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल उसको बोलेंगे जो कि एक बार खरीदने के बाद लंबे समय तक हम उसको यूज कर पाए। वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल हम उसको बोलेंगे जो कि एक बार खरीदने के बाद हमेशा के लिए नहीं चल पाए, वो इम्परमानेंट हो नेचर में। इम्परमानेंट का मतलब उसको बार बार हमको खरीदना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल, अगर कॉटन का हमारे पास फैक्ट्री है तो एक बार कॉटन जो हमने मंगाया वो तो सीधे यूज हो गया कपड़े बनाने में। अब नए कॉटन्स को हमको क्या करना पड़ेगा? मंगाना पड़ेगा कपड़े बनाने के लिए। तो नए फिर उसको यूज होगा, फिर वो खत्म, फिर मंगाना पड़ेगा। तो ये एक बार खरीदा नहीं गया, इसको बार बार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो, या फिर जो भी हम पैसा लगा रहे हैं फार्म करने के लिए या फिर बिजनेस के लिए वो, ठीक है, क्योंकि कॉटन में पैसा हमको लगाना पड़ेगा बार बार। तो पहला चीज, या लेबर को देने के लिए, या फिर हम बात करें जो एम्प्लॉयज हैं उनको देने के लिए, तो दो चीज, रॉ मटेरियल और जो भी पैसा हम लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, वो ये सब किस में आ जाएंगे? वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। क्लियर है? फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल। दिस इज द लास्ट फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट फैक्टर है, इसको देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल हम लोग को विशेष रूप से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, पीपल एज रिसोर्सेज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, बट हल्का आपको यहाँ पर समझा देता है। देखिए क्या होता है कि कभी लेबर जो है अकेले किसी काम को नहीं कर सकता है, किसी कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट को नहीं संभाल सकता, या कंपनी रन सिर्फ लेबर की बदौलत नहीं कर सकते। उनके लिए मैनेजर चाहिए, उनके लिए सीईओ चाहिए, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, उनके लिए जो वैसे लोग चाहिए जो कि सारी चीजों को देख रेख कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीजों को चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। तो ये जो है जो कि इंटरप्राइजिंग मेंटलिटी के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कैन डू एटीट्यूड के होते हैं, या फिर जो कि हाईली स्किल्ड पीपल्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं? ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। ठीक है, तो जो कि हाईली स्किल्स होते हैं उसको हमने ह्यूमन कैपिटल में रखा है, लेबर से थोड़ा सा हटके। ये 4 फैक्टर आपको जरूरी होती हैं आपको किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को रन करने के लिए। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग को चलना है नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे आपको कि फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर समझते हैं इसको। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैंड वहां पर क्या थे। हम लोग इसको 6-7 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर में पहला जो टॉपिक है इसमें लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स, ठीक है, मतलब लैंड फिक्स, सिंपल सी बात है कि कहीं भी लैंड जो है वो फिक्स है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको खींच कर बढ़ा नहीं सकते। बस लैंड को इतना कर सकते हैं कि जो बैरन भूमि है उसको हम लोग फर्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अब उससे ज्यादा अमाउंट में फर्टाइल भूमि जो है वो क्या, और वहां पर घर बन जा रहे हैं, फैक्ट्री लग जा रही है, ठीक है, या फिर कोई डेवलपमेंट का काम हो जा रहा है, तो उससे ज्यादा हम लोग फर्टाइल भूमि को क्या कर रहे हैं? यूज में ला दे रहे हैं। ठीक है, जितना को हम लोग
अन जितना बैरन लैंड को उतना हम लोग अनबैरन करने में लगा रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, बैरन से फर्टाइल करने में जितना कम अमाउंट हम लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग यूज कर ले रहे हैं फर्टाइल भूमि को डेवलपमेंट के काम, फैक्ट्री लगाना, रोड बनाना, ये सब चीज़ें। तो इसी तरह पालमपुर में भी 75% जो पीपुल थे वो किस पर डिपेंड है, वो थे अपना अर्निंग जो था उनका फार्मिंग पर डिपेंड है। अब फार्मिंग पर अर्निंग डिपेंड का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो फार्मिंग करते हैं तभी उन पर डिपेंड है। हो सकता है कि वो फार्म लेबरर हो। फार्म लेबरर का मतलब जिनके पास खेत नहीं हो और दूसरे के खेतों में जाकर क्या करते हैं, अपना किसी तरह काम करते हैं और उससे जो पैसा मिलता है या फिर जो भी चीज़ मिलता है उसे अपना लिवलीहुड चलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कहे कि 75% पॉपुलेशन जो है यहाँ का वो फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी फार्मर ही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ फार्म लेबरर भी होंगे, ठीक है। बात को समझिएगा। इसके बाद पालमपुर का भी एरिया जो है वो फुली यूटिलाइज हो गया था। अब उसको ज़्यादा हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंशन किया जाए, ठीक है। अब चीज़ें को और समझिएगा। अब लैंड जो फिक्स है, तो क्या ऐसा हमारे पास कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग एक ही लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल्स को ग्रो कर पाए? यानी कि कोई चीज़ अगर फिक्स है हमारे पास, कोई रिसोर्स फिक्स है, तो क्या ऐसा चीज़ है कि उस रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को कर पाए? तो वही से हमारे पास तरीका ढूंढना भी चाहिए और होता भी है। तो देखिए दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका अगर हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करें तो पहला आपका तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग, क्लियर है। और दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। ये दो तरीका है, दो तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉप। यहाँ पर हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे इजीली, ठीक है। आप समझिएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग उसे बोला जाता है कि अगर मोर देन वन क्रॉप, ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड में आप एक ही ईयर में क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, तो उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोला जाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक खेत में एक से ज्यादा फसल आपको एक ईयर में आप उसको ग्रो कर पाए, उस प्रकार के बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। चूंकि हम लोग इतना जानते हैं कि जो लैंड है वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, और पालमपुर का भी यही हाल है। वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को और ईटेबल प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है सेम लैंड में, ठीक है। तो अब मोर क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाए इसको देखना है उसी लैंड में, ठीक है। अब यहाँ पर वहाँ के लोग क्या करते थे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया गया कि मानसून के सीजन में वहाँ पर ये देखिए, मानसून के सीजन में वहाँ पर बाजरा और ज्वार रोप दिया जाता था, जो कि यूज आता था किसके? कैटल्स को फीडिंग के लिए, ठीक है। और कैटल्स के फीडिंग के लिए यानी कि आपको पशु मवेशी के लिए यूज आता था, ठीक है। जो कि स्टार्ट रेन को स्टार्ट होने से पहले इसको क्या किया जाता था? बुआई किया जाता था और इसको कल्टिवेट कर लिया जाता। इसको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, ज्वार और बाजरा को। इसके बाद क्या करते थे? फार्मर जो है पोटैटो ग्रो कर देते थे। कब? अक्टूबर और दिसंबर में। तो एक ही खेत में एक ही ईयर में अलग अलग क्रॉप्स को रोपा जा रहा है, मतलब एक को काट के दूसरा, ठीक है। इसके बाद दो फार्मर है वीट मतलब गेहूं का खेती करते थे, जो कि रबी क्रॉप्स है, और ये लगभग आपको विंटर में इसको बुआई की जाती है और स्प्रिंग टाइम में इसको क्या कर दिया जाता है? हार्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो अपना डेडिकेट कर देते थे अपना पूरा खेत जो है वो शुगर केन के लिए, शुगर केन ग्रो करने के लिए, और शुगर केन ग्रो कटने के बाद उसको क्या करते थे कि अपना बेच देते थे, जो सरप्लस उसका गुड़ बना के, गुड़ जैगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बेच देते थे, ठीक है, मार्केट। उससे कुछ अर्निंग हो जाते थे। अब पालमपुर विलेज को मैंने आपको बताया कि वो ज्वार और बाजरा क्यों रोपते थे, तो वो ज्वार और बाजरा रोपते थे फॉर कैटल, ठीक है, और ए डोमेस्टिक एनिमल के लिए, ठीक है। तो और जो वीट होता था, अगर जो कंजम्पशन से ज्यादा वीट हो गया उसको सरप्लस वीट हम लोग बोलते हैं, या भी उसको क्या करते थे लोग मार्केट में बेच देते थे। इसके साथ ही आपको जो शुगर केन है, शुगर केन से वो जैगरी बनाते थे, और जैगरी को किस में कहाँ बेच देते थे? वो मार्केट में, यहाँ पर शाहपुर में या फिर रायगंज में वो बेच देते थे।
इसके साथ ये सब कैसे पॉसिबल था कि एक ही खेत में हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को एक ही ईयर में रोप पाए या ग्रो कर पाए? तो ये पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी के चलते। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाती थी। अभी आपको हम बता दें कि हमारे इंडिया में लगभग लेस देन 40% जो लैंड है वही इरिगेट हो पाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। बाकी जो लैंड है 60% से ज़्यादा वो डिपेंड है रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल हुई तो वहाँ पर फसल होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिए थे कि इनिशियली जो था सेटअप किया गया था ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा, बाद में लोग प्राइवेट अपना भी करने लगे। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि अनदर मेथड जो है वो कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग आपको हमने देख लिया। मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों पॉसिबल है ये भी आप जान गए कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तब, ताकि जल्दी से हम लोग रोक पाएँ, किसी चीज़ को शो कर पाएँ, फिर इसको बाद कल्टिवेट कर पाएँ, फिर अगला फसल को शो कर पाएँ, इरिगेट कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो ये कब होगी? जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो। अनदर जो मेथड है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पेस्टिसाइड, ठीक है, HYV जो हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो यूज आ गए, पेस्टिसाइड यूज आ जाएंगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज किए जाते हैं। ट्रैक्टर्स हो गए, फार्म मशीनरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इरिगेशन के लिए आपको कैनाल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो आपको फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यूज में आती हैं। अब हम लोग चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। मल्टी क्रॉपिंग मेथड हमने देख लिया। अब हम लोग को देखना है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मॉडर्न चीज़ों का यूज किया जाता है, जैसे हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड को मतलब क्या होता है? हाई यील्ड मतलब एक ही तना में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे। जैसे धान के एक ही तना में हाई यील्ड अगर वेराइटी सीड होगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या आएंगे? दाने आएंगे। अगर कम रहेंगे तो कम आएंगे, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी अगर सीड नहीं रहेगा तो उसमें कम आएगा। तो हाई यील्ड वेराइटी सीड यूजली यूज किया जाता है कि कम एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल क्या पाए, मिल पाए, और इसका टाइम कंज्यूमिंग भी कम लगता है। हालांकि इसके लिए आपको इरिगेशन फैसिलिटी बेटर करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ों का यूज आपको बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको अगर हम लोग बात करें तो ये जो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे, जो कि हाई यील्ड वेराइटी सीड है उसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा गेन कर पाएंगे ट्रेडिशनल मेथड की अपेक्षा, ठीक है। इसके साथ ही HYV सीड को हम लोग HYV सीड, HIV नहीं, HYV हाई यील्ड वेराइटी, तो HYV सीड के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जरूरत है, ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल सीड के लिए नहीं, पुराने सीड्स के लिए नहीं जरूरत है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये मैंने आपको बताया कि जरूरत है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप सिंपल सा चीज़ है कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कीजिएगा, इरिगेशन फैसिलिटी का आप यूज कीजिएगा, इसके साथ ही आपको पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा, तो सिंपल सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि किसी चीज़ को उसको शो करने से, मतलब ग्रो कराने में, कल्टिवेट करने से लेकर आपका जो भी खर्चा आएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में खर्चा कम होता था, हालांकि फसल भी कम होती थी। तो ऐसा देखा गया है कि जो 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंजाब हरियाणा सिर्फ मेंशन किया गया है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। इसके साथ ही वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960 के दशक में, ठीक है। तो यहाँ पर HYV सीड्स का यूज किया गया था और देखा गया था कि जो फसल है, जो 1 हेक्टेयर में लगभग पुराने सीड से आपको 3000 kg वीट होता था, वो अब जाके 3200 kg 1 हेक्टेयर में आपको वीट होने लगा था। तो ये आप सिंपल समझिए, 3000 kg कहाँ 3200 kg, आपको मल्टीप्लाई अगर 2x कीजिएगा 2.5x के लगभग क्या हो गई? फसल हो गई, सिर्फ आपको HYV सीड यूज करने से। हालांकि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, क्योंकि HYV सीड अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा वाटर भी देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर्स भी देना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये थी 2 मेथड कि अगर हमारे पास लैंड फिक्स है तो हम लोग क्या तरीका है कि फसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड के जरिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल्स को इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अब अगला है कि क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लैंड सस्टेन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका केयरफुली यूज करना जरूरी है। अब साइंटिफिक ऐसा इंडिकेट साइंटिस्ट करते हैं कि ये साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स है उसके माध्यम से कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो
कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे पहला नंबर की आपको ज्यादा वाटर यूज करना है तो ग्राउंड टेबल जो होंगे, वाटर का ग्राउंड लेवल होगा, वाटर टेबल वो कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि आप ज्यादा यूज कीजिएगा वाटर का। पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब अगर यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मिट्टी का जो फर्टिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये सब चीजें नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आपको चीजें दिखाया गया है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो मेन बहुत सारे एरिया में माना गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, जो कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि केमिकल यूज का, फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ गया है, जिसके चलते कंटिन्यूअस ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स के माध्यम से यूज हो रहा है, जिसके चलते वाटर टेबल आपको कम हो रहा है। मैंने आपको यही बताया। इसके साथ ही सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों पर ये दिक्कत पड़ी है, जो कि दोनों क्या होते हैं कि बहुत साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रीस्टोर करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग को इसको केयर करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को, और फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए इंश्योर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी चीजों को सही कर पाए। दो रिपोर्ट्स हैं आपको, एक है डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली का और एक है द ट्रिब्यून चंडीगढ़ का। हम लोग दोनों को बारी बारी से देखेंगे। डाउन द अर्थ न्यू दिल्ली का रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कि केमिकल फर्टिलाइजर जो मिनरल के लिए यूज होता है, सॉरी, केमिकल फर्टिलाइजर जो मिनरल प्रोवाइड करता है वो क्या कम करता है कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वो प्लांट्स को इमीडिएटली मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ क्या होते हैं कि सॉइल में बैठ जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब जो सॉइल में बैठ जाते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, रिवर को पॉल्यूट करते हैं, लेक्स को पहले पॉल्यूट करते हैं। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर में जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में होते हैं उनको भी मार देते हैं। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि ये कुछ समय बाद, ठीक है, अब सॉइल जो हो जाएगा लेस फर्टाइल हो जाएगा पहले के बच्चे। तो ये आपको पहला रिपोर्ट में ये सारी चीजें आपको दी हुई है। सेकेंड रिपोर्ट की अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है, जो ट्रिब्यून चंडीगढ़ का दिया हुआ है। इसका दिया हुआ कि जो कंजप्शन है केमिकल फर्टिलाइजर्स का पंजाब में वो हाईएस्ट है कंट्री भर में, पूरा कंट्री में, ठीक है। और यही कंटिन्यूअस जो यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का, उससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि सॉइल के हेल्थ पर दिक्कत हो रही है, जिसके माध्यम से जो पंजाब फार्मर है वही एम को, मतलब उतना ही क्रॉप्स के प्रोडक्शन को पाने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का और अदर चीजों का यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज कर रहा है डे बाई डे, ठीक है। बात को समझिएगा। इसके बाद हम लोग पालमपुर की लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 1/3 जो फैमिली है वो है आपको लैंड। पहला नंबर की मैंने आपको बताया टोटल 450 फैमिली थी, इसमें 1/3 जो फैमिली है, ठीक है, वो दलित है। दलित के पास कोई लैंड नहीं है खेती करने के लिए। और 240 फैमिली है जो कि एक्सपेंड करते हैं स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड, जो कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड है 240 फैमिली के पास। और सिर्फ 60 फैमिली है जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, जो कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करते हैं, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करते हैं। तो ये है वहां का पालमपुर का स्थिति, किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये चीज अगर हम एक कहानी को पढ़े, यहाँ पर छोटा सा आपको एक कहानी दिया हुआ है आपके बुक में, वो चीज को हम लेकर आए हैं क्योंकि समझने में आसानी होगी। 1960 की बात है, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जो था वो अनइरिगेटेड लैंड था, ठीक है। वो अपने 3 बेटों के हेल्प से, ठीक है, इस लैंड को क्या किया, कल्टीवेटेड बनाया। जो उसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था उसको कल्टीवेटेड बनाया। इसके बाद उसका लिवलीहुड सही से नहीं चल पाता था, इसलिए उसने एक क्या कर गया कि मैनेज करने के लिए अपने फैमिली को, ठीक है, अच्छे से भोजन करने के लिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए उसने क्या काम किया कि एक बफेलो को खरीदा और उस बफेलो से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता था, तो उसे फैमिली को क्या कर रहा था, चलाता था। कुछ साल बाद गोविंद की डेथ हो जाती है और वो तीनों बेटे जो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं उस खेत को। तो 2.25 हेक्टेयर का अगर 3 पार्ट करें तो 0.75 हेक्टेयर होता है, 1 व्यक्ति को पड़ता है, ठीक है। अगर इंप्रूव करके इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड से उसके जो बेटे हैं वो क्या कर, वो अपना डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, अपने फैमिली को डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनको एडिशनल वर्क के लिए देखना पड़ता है
कुछ सालों से, ठीक है। यानी कि एडिशनल वर्क वो करेंगे तभी उनका लिवलीहुड सही से चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ ये गोविंद की बात नहीं है, गोविंद के तीनों बेटों की बात नहीं है, ये देश की हर लगभग टू मीडियम फैमिली, मीडियम फार्मर्स और स्मॉल जो फार्मर्स हैं या फिर लैंडलेस लोग हैं, उनको इनका हाल है कि उनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए उनका अलग से काम करना पड़ता है, अलग से चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। हालांकि खेती पर पहले ये होती थी कि खेती पर प्योरली लोग डिपेंड होते थे, अब खेती से काम चलने वाला सिर्फ नहीं है। फार्मिंग को अच्छे तरीके से की जाए, जैसे कि मैन्यूर को बनाना, मैन्यूर भी आप देखते हैं कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि छोटे छोटे खेतों में मैन्यूर बनाते हैं और उनका साल भर का कमाई 20 लाख 30 लाख से ज़्यादा होती है। तो ये भी एक अच्छे रोजगार से, लेकिन उसका यूज किया जाना चाहिए, टेक्निकल यूज होना चाहिए। टेक्निकल यूज हमारे यहाँ फार्मर्स करते नहीं, अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा। पंजाब में ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि मैन्यूर्स की आपको खेती होती है, सॉरी मैन्यूर्स की खेती नहीं, मैन्यूर्स बनाया जाता है, उनको मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। जो अर्थवर्म है उसका यूज करके, मतलब केचुए की, केचुए भी उसमें बहुत सारे होते हैं, यूज किया जाता है। तो वो पूरा अगर आपको सेटअप करनी है मैन्यूर के प्लांट्स या मैन्यूर आप बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा खेत चाहिए, खेत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है आपको, और मैन्यूर आप आसानी से बना सकते हैं। टेक्निकल आप लेके उसमें लगभग आपको महीना नहीं साल भर में आपको 20-30 लाख कमाई हो जाएगी। अगर छोटा सा ही जमीन है तो 1 हेक्टेयर अगर जमीन है तो बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी, 20-30 लाख तो आराम से हो जाएगी साल भर में, इतना कमाई है उसमें। लेकिन आदमी को टेक्निक वो करना चाहिए। मैं चूंकि चीज़ों को देखिए, पैसा इनकम लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बस उसके लिए आपकी फैमिली सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपके आसपास के लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप देखिए, किसी का सुनिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, अगर किसी का नहीं सुनिएगा और अपना देखिएगा तो बहुत कुछ कर पाइएगा। लोग सोचेंगे कि गोबर से मैन्यूर बनाने का काम कितना घिनौना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। उसका जो इनकम है वो एक जॉब से भी बेटर इनकम है। 20 लाख अगर आप मान लीजिए कि एक साल में 12 लाख भी कमाते हैं, मिनिमम 1 लाख पर मंथ आप कमा रहे हैं, कम नहीं है ये, ठीक है। और मैन्यूर में आपको आप 2-3 लेबर रख लीजिए, गांव में 10,000 महीना पर 5,000 महीना पर आराम से मिल जाएंगे। 2-4 लेबर अगर आप रखते हैं तो आप अच्छे तरीके से कम 30 लाख की खेत मैन्यूर बना रहे हैं, तब 4 लेबर आप रखेंगे, 30-40 लाख के मैन्यूर बना रहे हैं, तब 4 लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें 4 लेबर आपको मान लीजिए कि अगर 10,000 भी मंथ दे रहे हैं तो 40,000 पर मंथ आप दे रहे हैं। 40 में 12 से यानी कि डिवाइड कर लीजिए, 3.5 लाख का खर्चा आएगा, और गोबर का पूरा लेकर मान लीजिए 10 लाख का खर्चा आएगा। टोटल आपको अगर 40 लाख का खेती कर रहे हैं तो मैन्यूर बना रहे हैं तो आपको 10 लाख बचेगा, 30 लाख बचेगा। तो ये आपके पास आइडिया होना चाहिए, ये बहुत ईजी तरीका है। हम अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम उस तरह के हम एक्सपर्ट से आपको मिला भी सकते हैं, दिलवा भी सकते हैं, सारी चीज़ों को करवा भी सकते हैं। एक्सपर्ट आपके यहाँ आएंगे, 1-2 महीना आपको ट्रेंड करेंगे, इसके बाद वो चले जाएंगे, ट्रेंड करेंगे। इसके साथ ही कहाँ से कौन सी चीज़ें आएंगी, गोबर तो आप गाँव से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो अर्थवर्म होंगे, शुरुआत के जो केचुए होंगे वो खरीदना पड़ेगा आपको, वो भी आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। तो हमारे पूरे टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट कर, हम कंटेक्ट करा देंगे, ठीक है, अगर आपको करना होगी तब, ठीक है। हमारे पास टीम है, आप मुझे अपने यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे आप डीएम कर सकते हैं अगर वो चीज़ें की ज़रूरत है। तो मैंने आपको यहाँ से बताया, क्योंकि फार्मिंग के लास्ट में मैंने आपको अगर आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि गाँव में बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू अब हम लोग यहीं तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग को कल कोशिश करेंगे कि ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय। पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, घर पर रहिए, और कोविड-19 का दौर चल रहा है, अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि 3rd स्ट्रेन जो है वो बच्चों पर ज़्यादा हावी होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।